सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हालिया बारिशें, सैलाब और उसके नतीजे में होने वाली जो तबाहकारियाँ हुई हैं, उसमें NDMA की अगर बात करें तो मुल्क में 272 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, जबकि 655 इसमें ज़ख्मी हुए हैं। तकरीबन 1192 घरों को नुकसान पहुँचा और 377 मवेशी उसमें हलाक हुए हैं। तमाम चीज़ें, शायद जो लाइव स्टॉक की बात है शायद वक्त के साथ वो भी आ जाए, जो माली नुकसान है वो भी पूरा हो जाए, लेकिन जो इंसानी नुकसान होता है अब वो पूरा नहीं हो सकता। आज का जो प्रोग्राम है हमने इसीलिए तरतीब दिया है कि किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह से ये वाक़यात हो जाते हैं आनन फानन और आपको पता नहीं चलता। खुसूसी तौर पर हमने आज के प्रोग्राम में दावत दी है DIG सैयद फरीद अली साहब को, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे, जिन्होंने बड़ी पब्लिक सर्विस मैसेजेस की कैंपेन चलाई है। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साद इस्लाम साहब, वो लोधरा की फैमिली जिन्होंने अपने प्यारों को खोया और आनन फानन जो सैलाबी रैले के और इस तरह से उसकी नज़र हुए, तो उनसे बात करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साद, आपका पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करूँगी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, मैं कहती हूँ पूरे अवाम की तरफ से ताज़ियत है और बहुत आपके दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। इसके अलावा मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जो आपके दुख का मदावा कर सकें। वी ऑल फील सॉरी सर। अच्छा, मैं जी डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा, बल्कि मैं आपकी तरफ ही आ जाती हूँ सर, क्योंकि लोगों को बार बार नॉर्मली, और आप तो माशाल्लाह से जाहिर सी बात है एक वेल नोन एक फैमिली, वेल एजुकेटेड, आप अपना हॉस्पिटल ये वो, जो बार बार ये कहा जाता है कि वेदर कंडीशन देख के ट्रैवल करें, इन जगहों पे मानसून का वेदर है, ट्रैवल एडवाइजरीज जारी हुई भी होती हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों ने उसको गो थ्रू किया होगा, लेकिन अचानक उसके बावजूद ये किस तरह से हुआ सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, जैसे आपने कहा, मैं सिर्फ इसलिए आज आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि मैं चाहता हूँ कि शायद कोई मेरी बात सुन के उस पर अमल करे और किसी की ज़िंदगी बच सके। तो मैडम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पाकिस्तान में जो वेदर फोरकास्ट और जो एडवाइजरीज जो हम इशू करते हैं, लोग जो हैं वो उसको इग्नोर भी करते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी नज़र से कोई ऐसी एडवाइजरी जब तक कि ये इंसिडेंट्स नहीं हो चुका था नहीं गुजरा था। जो लेटेस्ट प्रोबेबली एडवाइजरी थी वो 21 से लेके 26 या 25 या 26 तारीख तक की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने जब अपना सफ़र स्टार्ट किया था तो हम 17 तारीख से इन्हीं पहाड़ों में और इन्हीं रस्तों में जो से हम ट्रैवल कर रहे थे। तो क्योंकि हम वी वर ऑलरेडी इन द माउंटेन्स जब ये एडवाइजरी आई और वहाँ पे सिग्नल्स का बहुत इशू था, इसलिए हमारे नॉलेज में नंबर 1 ये जो एडवाइजरी है ये नहीं थी। सेकेंडली, जो मेरी रिक्वेस्ट होगी आवाम से वो ये है कि प्लीज़ खुदारा इन मौसम में किसी सूरत भी आप ट्रैवल मत करें इन नॉर्दर्न एरियाज़ पे, क्योंकि ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। जब ये इंसिडेंट्स हमारे साथ हमने फेस किया है तो हम ना ही तो किसी पानी के पास गए थे, हम तो रोड पे ट्रैवल कर रहे थे कि एकदम से यानी विद इन लेस देन 2 मिनट्स हवा आई और पुलिस की एक चेक पोस्ट थी, उन्होंने हमें वहाँ पे रोका, हमने अपनी गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर ली और फिर कुदरत का जो एक आफत थी वो हमें नज़र आनी शुरू हुई कि जो नाला था वो जिस जगह पे हम खड़े थे उससे कोई 25-30 फीट नीचे था। लेकिन देखते ही देखते वो 30 फीट ऊपर आया विद इन लेस देन 5 मिनट्स। जिस रोड पे हम खड़े थे उस रोड पे कम से कम 5-6 फीट पानी जो है विद स्टोन्स एंड विद रॉक्स एंड विद ट्रीज एंड वो क्या क्या चीज़ें थी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मेरी बाकी फैमिली की जान बचाई है। मैंने अपना बाप जैसा भाई, मेरा बाजू, उनको खो दिया है। मेरी बहुत नेक सीरत हाफ़िज़ कुरान बीवी थी, शी वाज़ अ डॉक्टर,
और उनकी 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग जो उनसे है वो भी कंप्लीट हो चुकी थी। और मेरा फूल जैसा बेटा अब्दुल हादी, आप सबके नॉलेज में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ खोया। मेरे फादर जो उनसे ही स्टिल हॉस्पिटलाइज इन ICU और ही इज़ इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन। तो मेरी प्लीज़ आवाम से ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ बिल्कुल भी ट्रैवल मत करें। साथ ही साथ मेरी गवर्नमेंट से भी एक अपील, पुरजोर अपील होगी कि जो हॉस्पिटल्स नॉर्दर्न एरियाज़ में हैं, प्लीज़ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फुकदान है। मुझे तो अंदाज़ा हुआ है क्योंकि मैंने 3 दिन उस हॉस्पिटल में गुजारे हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पे जो कुछ कर सकती थी उन्होंने शायद उससे बढ़कर किया, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं वो गवर्नमेंट का काम है। मैं भी एक हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ। अब जिस हॉस्पिटल में मेरे फादर थे, बिलीव यू मी, वहाँ पे मॉर्चरी भी थी, तो 2 दिन वहाँ पे 3 दिन लाइट ही नहीं थी क्योंकि बैकअप पावर सोर्स का कोई सिस्टम ही नहीं था। तो एक्चुअली जी मैडम, मॉर्चरी में भी लाइट नहीं थी, थिएटर्स में भी लाइट नहीं थी। तो अगर एक जनरेटर था वो ब्रेक डाउन हो गया, वो जनरेटर अब 3 दिन से ज़्यादा लगातार तो नहीं चल सकता। तो हॉस्पिटल में, आई एम रनिंग अ हॉस्पिटल, आई हैव गॉट 4 जेनसेट्स के मुझे पता है कि मैंने अगर खुदा ना खास्ता लंबा ब्रेक डाउन हो जाएगा तो मैंने जेनसेट 1 पे जाना है, 2 पे जाना है, 3 पे जाना है। तो वो बीइंग अ सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं थी, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं थे कि वो डॉक्टर्स होते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। सेकेंडली ये कि मैं गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि लोग जो हमारी मेट फोरकास्ट होती है, वेदर मेट फोरकास्ट होती है, उसको सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? हाँ। क्योंकि हमारी जो यूजुअली मैंने पहले देखा है, वो रिपोर्ट्स इतनी ऑथेंटिकेटेड नहीं होती हैं कि वो हम बारिश बताते हैं और अगर लेट्स से 90% चांसेस भी हम बारिश के बताते हैं तो वो बारिश होती नहीं है। जबकि अगर मैं इंटरनेशनली ट्रैवल करता हूँ तो इसलिए दिस इज ऑल्सो अ रीजन के लोग जो उनसे शायद अगर मैं वो पढ़ता भी तो मैं शायद उसको शायद हो सकता है सीरियस भी नहीं लेते। हाँ, कि ये बता रहे पता नहीं होगी कि नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ एक बात आपसे, क्योंकि जब ये वाकया हुआ ना और जब ये खबर आई तो शुरू में आपके हवाले से भी आई कि शायद आप भी सरवाइव नहीं कर सके हैं। फिर आपकी एक वीडियो सामने आई जिसमें ये खबर आई कि यू सर्वाइव बट यू आर लुकिंग टू योर अदर फैमिली मेंबर्स। तो आप कैसे सर्वाइव कर गए और वो सर्वाइव ना कर सके? बिल्कुल मैडम, ऐसे था कि हम वी वर 17 पीपल, वी वर ट्रैवलिंग टुगेदर। मैंने अपने वालिद साहब का हाथ पकड़ लिया, फहद भाई जो कि अब शहीद हो चुके हैं, उन्होंने मेरी मदर का हाथ पकड़ लिया। आई वॉज द लास्ट पर्सन, क्योंकि हम अपने कॉलेज की ही कोस्टर पे ट्रेवल कर रहे थे, वी वर ऑन अ पिकनिक। तो आई वॉज द लास्ट पर्सन टू गेट ऑफ द कोस्टर। तो जब मैं उतरा था तो मैंने बिल्कुल देखा कि मेरी बीवी, मेरे भाई थे, वो तो ऑलरेडी पहाड़ पर चढ़ चुके थे। शायद मेरे बेटे का पाँव स्लिप हुआ, उसको पकड़ने के लिए मेरी मिसेज ने शायद वो स्लिप हुई, वो उसके साथ चलेगी। जो मेरे बड़े भाई थे, मेरे बाप का दर्जा रखते थे मेरे लिए, उन्होंने उन दोनों को बचाने के लिए जंप किया एंड ही कुड नॉट सर्वाइव एज वेल। वो क्योंकि वो इतना क्विक और सडन डिसीजन था कि शायद उन्होंने जज्बात में आके या सोचे समझे बगैर पानी में कूद दिया। तो उन्हें तो बिल्कुल ऐसे ही था कि मैं भी स्लिप हो गया था, लेकिन क्योंकि शायद अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी रखी हुई थी और इतना मुझे पता है कि मैं स्लिप हुआ था। अगर मैं अपने कपड़े भी देखता हूँ तो आई एम ऑल इन मड, मेरे पूरे कपड़ों पे कीचड़ है। और वो वीडियो भी बिल्कुल वायरल हुई, क्योंकि जैसे ही मैंने अपने वालिद साहब को, जैसे ही ये तूफान रुका, मैंने अपने वालिद साहब को रेस्क्यू किया, तो एक सो कॉल्ड सहाफ़ी कैमरा लेके मेरे पास आ गया। तो मैंने उसको डांटा। मैं उसको इनफैक्ट उस वीडियो में डांट रहा था कि तुम यहाँ पे वीडियो बनाने आ गए हो, लोग मर रहे हैं, तो तुम इस वक्त कैमरा जेब में रखो और लोगों की ज़िंदगियाँ बचाओ। तो लेकिन मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी सारी की सारी डेड बॉडीज़ रिकवर हो गई, क्योंकि मैंने वहाँ पे सैकड़ों लोगों को अपने सामने डूबते देखा है और लोगों की बॉडीज़ भी रिकवर नहीं हुई हैं। तो मैं मैडम आपके थ्रू मैं सिर्फ इसीलिए हाजिर हुआ था, मैं आपके थ्रू सारी की सारी पब्लिक को मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, वी डू अंडरस्टैंड एंड वी आर विद यू। बस बहुत शुक्रिया आपका। इससे ज़्यादा मैं भी आपका टाइम भी लूँगी। आई डू अंडरस्टैंड द मेंटल कंडीशन एंड डेफिनेटली द मेंटल स्टेट ऑफ यूज राइट नाउ। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं DIG सैयद फरीद अली साहब आपकी तरफ आती हूँ। एक तो ये कि हैट्स ऑफ टू यू गाइस कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया और उसकी वीडियोस के छोटे छोटे क्लिप्स हमने भी अपने प्रोग्राम के लिए उसको हम एयर करेंगे। ज़रा फरमाइएगा सैयद फरीद अली साहब, क्योंकि इस दफ़ा हमने अर्बन फ्लडिंग भी देखी है
उसमें भी बड़ा जानों का ज़िया हुआ है। तो ये जो आप लोग सर्विसेज हैं, ये किस तरह से फर्दर आप लोग किन किन प्लेटफॉर्म्स पे आगे कर रहे हैं, और इसमें क्या अर्बन फ्लडिंग में या इस तरह से किस तरह से फौरी तौर पे बचा जा सकता है? क्या वो एहतियाती तदाबीर हैं जो फैमिलीज़ को लेनी चाहिए? अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ट्रैवल करने से पहले वेदर एडवाइजरी ज़रूर देखें, और ये ज़रूर देखें कि आगे मौसम क्या है, और साथ साथ कम से कम मोटरवे पुलिस ये ज़रूर करती है, हाईवे पुलिस के वो हाईवेज़ की भी इंफॉर्मेशन देती रहती है अपनी वेबसाइट पे कि उनकी क्या सिचुएशन है, तो उसको भी ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर ट्रैवलिंग। बल्कि और जिस तरह दूसरी बात यही है कि इस सीज़न में जब बारिशें बहुत हो रही हैं तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग को अवॉइड किया जाए, क्योंकि पानी जो है वो एक बहुत डेंजरस चीज़ है। इवन 6 इंचेस ऑफ वाटर कैन प्रूव फेटल। और ये देखना कि जी गाड़ी निकल जाएगी, गाड़ी पावरफुल है, नई है, ये सब के सब वही है कि ये बिल्कुल मिसकंसेप्शंस हैं। इवन 6 इंचेस ऑफ वाटर तेज चल रहा हो, वो बड़ी से बड़ी गाड़ी को बहा के ले जाएगा। तो एडवाइजरीज को ज़रूर सुने, एडवाइजरीज के ऊपर अमल करें, और एसेंशियल ट्रैवल के अलावा ट्रैवल को अवॉइड करें। मेरी तो एडवाइस ये है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर आपके टाइम का। मैं जुर्मे वफा में मारी गई, कहाँ ये इज्जत बहा दी गई। न थी मैं खतावार, न थी मैं गुनाहगार, मगर गैरतों से सजा दी गई। ये किसका है इंसाफ, किसकी कज़ा, मेरी जिंदगी की अदालत लगा दी गई। न मैं मुजरिम न कातिल, फ़कत एक सदा कि औरत हूँ मैं, बस सजा दी गई। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको खुश आमदीद कहते हैं। किस किस की बात करूँ? रावलपिंडी की सिदरा की बात करूँ, जो गैरत के नाम पर एक भेड़ चढ़ गई, जिसको गैरत के नाम पे मार डाला गया। घोटकी की उस टिकटॉकर की बात करूँ जिसने खुद अंदेशा जाहिर किया था कि उसका साबका शौहर उसको मार देगा, और ऐसा ही हुआ, उसके अपने भाई ने बात की। या फिर मैं जो कोर्ट हमारे साथ ये कोर्ट राधा किशन की उस 12 साला बच्ची की बात करूं जिसका गला काट दिया गया, उसके साथ ज्यादती की और उसको ज़ख्मी हालत में फेंक दिया गया। उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके गए लेकिन वो जाँबज ना हो सकी। या फिर मैं बात करूं कराची की 19 साला बच्ची की जिसकी शादी हुई, शादी के दूसरे दिन ही वो किसी और नहीं, कोई गैर नहीं, अपने ही शौहर जिसके साथ उसकी शादी हुई थी उसके हाथों जिनसी तशद्दुद का निशाना बनी। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में 20 दिन कोमा में रही और फिर वो बच्ची भी मर गई। किस किस की बात करें, किस किस को रोए, किस किस का नोहा पड़े। ये जो वाक़यात हैं, कभी गैरत के नाम पर, कभी किसी और चीज़ों पर, कभी जिनसी तशद्दुद, ये वाक़यात हम बात करते चले जा रहे हैं और ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं और ये हो क्या रहा है? कॉकस जो है एक पार्लिमानी फोरम है जिसमें तमाम पार्टीज़ की नुमाइंदगी होती है ख़वातीन की, उसको जो चेयर कर रही हैं, सेक्रेटरी हैं उसकी, वैसे वो पीपल्स पार्टी की शाहिदा रहमानी साहिबा, उनको अपने प्रोग्राम में खुसूसी तौर पे दावत दी है, MNA भी है। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा। शाहिदा रहमानी साहिबा, मैं और केसेस की भी बात करूँगी। जो कोयटा का हुआ उस पर भी हम अभी रो रहे थे कि पिंडी का वाक़या, घोटकी का वाक़या, पंजाब का ये जो कोर्ट राधा किशन का वाक़या, और उसके बाद ये कराची का वाक़या। मैं कराची के वाक़े पे तो मैं सारे वाक़े इंसान को दिल दहला देने वाले होते हैं, लेकिन बिलखुसूस जो ये 19 साला जो ये शांति हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखने वाली 19 साल की बच्ची, इसके साथ जो वाक़या हुआ ये किसी और की दरिंदगी का निशाना नहीं बनी। खुद अपना शौहर जो उसको ब्याह कर लेकर गया, उसने उसके साथ जो कुछ किया। नजमा महेश्वरी हमारे साथ है जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, माइनॉरिटी राइट्स के लिए। लियारी की ये बच्ची थी, लियारी के इलाके बगदादी की, वो भी हमारे साथ है। नजमा, आपके भी टाइम का बहुत शुक्रिया। मेरे पास जो FIR मुझे जो मौसूल हुई है, जो मैंने पढ़ी है, वो इंतहाई दर्दनाक वहशतनाक किस्म की वो FIR है। अगर आप हमें थोड़े से ऐसे अल्फाज में जो हम नशर भी कर सकें और थोड़े से मुनासिब अल्फाज में आप हमें बताएं कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ। देखिए, बच्ची जब वालिदैन के पास आई और जब उनकी भाभी ने, बहन ने पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने जो बताया हुआ है, शिकायत लेकर
जी नहीं, अगर आप कहें तो मैं ये पूरा वाकया बयान कर सकूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए 17 जून को इनके साथ ये जो बच्ची के साथ वाकया हुआ ना, तो इनके ससुराल वालों ने क्लिनिक में दिखाया, तो क्लिनिक वालों ने बोला इनके मोशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, आप सिविल हॉस्पिटल लेके जाएं, ये मामला हमें सीरियस लग रहा है कि क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। फिर ये गए सिविल हॉस्पिटल में क्योंकि आईसीयू मौजूद नहीं था, इन्होंने कहा कि भाई आईसीयू मौजूद नहीं है, मरीज जो है वो आईसीयू जैसा है। फिर डॉक्टर ने कहा कि लाइटी हमें ये जो केस लग रहा है वो पुलिस केस लग रहा है। तो जैसे ही उन्होंने कहा पुलिस केस लग रहा है, ये ससुराल वाले वहाँ शांति को लेके निकले और वालिदैन को साथ लिया और ये गए बाटवा हॉस्पिटल। बाटवा हॉस्पिटल में एक कोई फारूक शेख डॉक्टर रहते हैं, क्योंकि वो सर्जन थे तो वो शांति को देख के समझ गए कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर उनके वालिदैन को कहा कि ये पुलिस केस है, आप जो है ना पुलिस केस से बचना चाहते हैं तो आप मेरी हॉस्पिटल लेके चलिए, अंकल से एरिया में बच्ची का वहाँ पे ऑपरेशन करूँगा, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिएगा और ये केस रफा दफा कर देंगे। तो ससुराल वाले उस डॉक्टर के साथ मिले हुए थे, वालिदैन को इन्हें लिया, लेकिन वालिदैन को ससुराल वालों ने बताया ही नहीं कि उसके साथ हुआ क्या है, और शांति को इतना डराया था, धमकाया था कि शांति ने भी नहीं बताया अपने वालिदैन को हुआ क्या है। अच्छा, फिर जब ये अंकल से एरिया हॉस्पिटल गए, जी शौहर ने, ससुराल वालों ने, और फिर ये गए हुए हैं अंकल से एरिया हॉस्पिटल, वहाँ पे इसका ऑपरेशन हुआ है। फिर वहाँ पे लाइटी जैसे ही ऑपरेशन का जो एक पेपर्स होता है साइन करने के लिए, वो उन्होंने साइन करवाया जिसमें लिखा हुआ था कि एक बस लाइटली कट लगा हुआ है आंत में, हम उसका ऑपरेशन करना चाहते हैं और हम आपके साइन चाहते हैं। तो इन्होंने वालिदैन के उन पे साइन करवाए, फिर वो ऑपरेशन हुआ। फिर जब डिस्चार्ज जैसा वो नहीं थी, शांति डिस्चार्ज जैसी नहीं थी, फिर भी डॉक्टर ने उसको डीसी दी, इसीलिए कहा कि अब ये जो ससुराल वालों, उन्होंने कहा हम ज़्यादा आपको मज़ीद पैसे नहीं दे सकते हैं, आप हमें मरीज जो है ना वो डिस्चार्ज कर दीजिए। फिर उन पे भी जो है साइन के वालिद का, शांति के वालिद का साइन लिया गया एफिडेविट पर कि भाई हम अपनी मर्जी से अपना मरीज लेके जा रहे हैं। और फिर ये वहाँ से मरीज लेके आ गए घर पर। फिर क्या हुआ कि 3-4 दिन तक वो ससुराल में ही थी, और जो उनके वालिदैन हैं उनको लगा कि भाई ये ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, हमारी बेटी की तबीयत खराब हुई थोड़ी सी, इन्होंने 5 लाख रुपए खर्च किए, तो उन्होंने ससुराल वालों को उनकी जो भी तीमारदारियाँ करने के लिए उनको दे दी कि अब ये संभाल लेंगे। फिर कोई जो घर में है ना, कोई खवातीन वहाँ पे नहीं जा रही थी, क्योंकि शादी के बाद बहुत से काम रुके हुए होते हैं, तो इनकी खवातीन वो काम में लग गई। नहीं, तो इस दौरान भी उसका शौहर उसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा? नहीं, इस दौरान तो शौहर ने उसकी तबीयत तक नहीं पूछी। एक तो बंदा उससे अगर गलती हुई है, कुछ भी हुआ है, तो एक बंदा उसके पास बैठे, इससे पहले मैं शाहिदा साहबा की तरफ जाऊं, नजमा एक सेकंड मुझे मुख्तसर उसकी कंडीशन बता दें, फिर मैं शाहिदा रहमानी साहबा की तरफ जाती हूँ। 20 दिन वो कोमा में रही है, किस कंडीशन में थी? जी हाँ, ये मैं आपको बता रही हूँ कि फिर भाई जाता था ना मिलने के लिए, वो उसको दिखा देते थे। फिर 4 दिन के बाद जब भाभी गई ना मिलने के लिए, तो शांति ने बहुत जिद की कि मुझे ले जाओ, ये लोग मुझे मार देंगे। तो भाभी ने कहा पता नहीं क्यों ऐसा बोल रही। जब भाभी उसको घर पे लेके आई है, फिर शांति ने बताया है कि उसके साथ क्या हुआ है। और फिर जो उनकी भाभी है वो हमारे पास आई है 3 जुलाई को, और हमने 4 जुलाई को जो है मैं उसकी कंडीशन मालूम करना चाह रही हूँ नजमा, उसके साथ क्या हुआ था, वो किस कंडीशन में थी, और क्या कंडीशन बहुत खराब थी। जब वो हमारे पास आई थी, मैं जब उसको हॉस्पिटल लेके गई थी, तो उसका पेट फटा हुआ था, पेट में से ग्रीन, जी पेट फटा हुआ था, पेट में से ग्रीन पानी निकल रहा था, उसमें इतनी बदबू थी जो नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं खुद उसके पास थी, उसके साथ थी। जब डॉक्टर उनको देख रहे थे तो उसमें से डॉक्टर ने कीड़े भी निकाले, और बहुत बुरी उसकी हालत थी। और उसके जिस्म पे निशान थे? जी काटने के निशान थे। किस चीज से काटने के? दांतों से बोल रही थी शांति, उसके शौहर ने। जी ओ माय गॉड। शाहिदा रहमानी साहबा, मैं जी क्या बात करें इस पर, मतलब ये क्या हो रहा है, हम किधर जा रहे हैं? मैंने भी इस केस को बड़े करीब से देखा, क्योंकि वीमेन डेवलपमेंट की जो मिनिस्टर है शाइना शेर अली, वो हमारी पार्टी की भी हैं और मेरे साथ वो जनरल सेक्रेटरी भी है, मैं कराची की प्रेसिडेंट। मैं इस्लामाबाद में थी, उन्हें फौरन भेजा, तो उन्होंने जो मुझे कंडीशन बताई, तो वो दांतों से पूरे जिस्म को उसके काटा गया था, बहुत बदतरीन सूरत हाल थी, जिसकी वजह से वो इंटरनल सिस्टम पूरा फट गया था। ये मुझे मिनिस्टर साहिबा ने खुद विजिट किया, उसको देखभाल भी की। फिर जब उसकी डेथ हुई तो उसकी डेड बॉडी, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब लोग हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं,
तो उनको भिजवाया। बहुत ही दर्दनाक, मैं सोच भी नहीं सकती कि ये इस तरह का जो आजकल लड़के वहशी हो जाते हैं और इस तरह की मूवीज देखते हैं, और उसके बाद जो ये खवातीन का हशर हो रहा है। और यही नहीं, आप देखें बलूचिस्तान का भी हम भूले नहीं, शांति का हो गया, शांति की अभी डेथ हुई, उसके बाद ये रावलपिंडी में सिद्रा के साथ जो कुछ हुआ, फिर वो टिकटॉकर के साथ हुआ। इंतहाई मैं समझती हूँ कि बेईमाना कत्ल है ये, और ये तो दहशत गर्दी के जुमरे में आता है। कौन सी अदालत आपको इजाजत देता है आइन और कानून कि जो है नहीं? देखिए, इजाजत तो शाहिदा रहमानी साहिबा कोई भी नहीं देता, और इजाजत लेता कौन है? जिरगे फैसले करते हैं। और आप जो सिदरा की जो बात बता रही हैं, अब उसकी खबर कुशाई का भी कहा गया है, उसके चचा, ससुर, वालिद और भाई, उन्होंने उस लड़की के मुंह पर तकिया रख के उसका दम घोटा, उसको मार दिया। देखिए, जिस बेरहमी से मारा गया वो कत्ल नहीं है, ये मैं समझती हूँ कि रियासती निजाम में अदल पर एक सवालिया निशान है। जिरगा सिस्टम जो है वो आइन और कानून के खिलाफ है। ये तो मैं नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट ने तो भाई शाहिदा साहिबा, आप ही तो उस निजाम का, उस रियासती निजाम का आप लोग हिस्सा हैं। आपको बुलाने का मकसद ये है, कहाँ है वो खवातीन जो सियासत तो कर रही होती हैं, लेकिन ऐसे इशू पे मुझे कोई नज़र क्यों नहीं आता कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, कोई आगे आके बात करें, कुछ लोगों को बताएं कि हम कुछ कर रहे हैं। देखें, इसके अभी हमारा नेशनल असेंबली का इजलास नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद हमने रेजोल्यूशन सबमिट करा दी है, और हम इस पर जहां तक जा सकते हैं काकस जाएगा। बलूचिस्तान असेंबली ने जो काकस बनी है वहाँ गजाला गोला साहिबा ने रेजोल्यूशन जमा कराई, जिसको यूनानिमसली पास किया गया। हालांकि रिस्ट्रिक्शन आती है, क्योंकि हम जिस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं वहां पर ये जो हमारे कबायली रस्म और रवाज हैं, जब तक इसके खिलाफ बगावत नहीं की जाएगी, ये ऐसे ही आवाजें नहीं उठ रही। सिविल सोसाइटी देखिए, रेजोल्यूशन जो है ना, मैं माजरत के साथ शायद बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, कागज पेट नहीं भरते। मैं ये कह रही हूँ कि ये हल नहीं है, लेकिन एक वॉइस जो है वो एक तो वो जाती है, दूसरा ये कि जो कानून तो हमने बनाए हुए। क्या रावलपिंडी की पुलिस ने 302 की एफआईआर दर्ज की? क्या उस जिरगे को एंटी टेररिज्म कोड के अंदर, क्योंकि वो दहशतगर्दी है, प्लानिंग के साथ हुआ है, कि उसको बुलाया गया उसके घर से, जहां वो ससुराल में गई थी, रह रही थी अपने शौहर के साथ, वहां एक धोखाधड़ी से बुला के बाकायदा उसकी प्लानिंग की गई, फिर उसको मारा गया, फिर उसको जिस तरीके से दफनाया गया, वो तो ईच एंड एवरीथिंग सामने आ गई। मुझे अफसोस ये होता है कि अभी तक वजीर आला पंजाब ने उसका नोटिस क्यों नहीं लिया, जिस तरह लेना चाहिए था। कोई स्टेटमेंट नजर नहीं आया मुझे। इससे सियासत ना करे। नहीं शायद रहमानी साहबा कि पंजाब में ये हुआ था तो वजीर आला ने नोटिस नहीं लिया। आई एम सो सॉरी। देखें, मैं जब आपके कॉकस के फोरम से बुलाने का मकसद शाहिदा साहिबा सिर्फ ये था कि उसमें तमाम पार्टीज की खवातीन की रिप्रेजेंटेशन है, जो है इनको एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर गिरफ्तार किया जाए, इनको 302 की इसमें तो मैं समझती हूँ। देखिए, छोड़े क्या पंजाब में हुआ, क्या सिंध में हुआ, क्या बलूचिस्तान में हुआ, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि वजीर, जहाँ पे खातून वजीर आला है, उनको इसका फौरी तौर पर नोटिस वो ले रही है, बहुत सारे केसेस का वो ले रही है। अभी जो कोट राधा किशन के वाक़े का हुआ है वो उन्होंने लिया है, उससे पहले बेशुमार वाक़े। रावलपिंडी की एक, लेकिन मैं आपसे ये चाह रही हूँ, मैं आपसे पे दर पे ये वाक़यात हो रहे हैं। एग्जैक्टली, कॉकस की खवातीन को आगे आना जरूरी है। आप लोग सर जोड़कर बैठे, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उन केसेस का फॉलो अप करें और कोशिश करें कि इन तमाम केसेस में जो है वो इसके जो फरीक है वो रियासत बने और छोड़ दे कि दियत हो गई और फला ने माफ कर दिया। ना तो हम खामोश बैठे हैं, ना बैठेंगे। हम इस सिस्टम के खिलाफ जहाँ तक हो सकेगा जाएंगे भी, और इनको करार वाकई सजा भी दिलवाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा, आपका भी। नजमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। जब हम बात कर रहे होते हैं ख़वातीन की, तो इस तरह से जानवरों की तरह से उनको मारा जा रहा है। किसी का गला काट दिया, किसी का जिस्म पे को अजियत का, जिनसी तशद्दुद का निशाना बना दिया, किसी के से ज़्यादती कर दी, किसी को इस तरह से गोलियां मार दी, किसी के मुंह पे तकिया रख के आपने उसको मार दिया। मतलब ख़वातीन नहीं हो गई, भेड़ बकरियां हो गई, उनके साथ भी शायद इस तरह से सलूक नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे यहाँ की जो वो ख़वातीन जिनके पास कोई ताकत है, जिनके पास कोई अथॉरिटी है, वो खामोश ना भी सही, वो अपने तय कोशिश करिए, लेकिन वो ऐसी कोशिशें करें जो कोशिशें नज़र आएँ। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से आपके साथ हैं राना तनवीर हुसैन साहब, हमारे साथ हैं। ज़राई मुल्क है, ज़राई बुरान की तरफ है, ना गंदुम है, ना कपास है, चीनी की कीमतें हैं, 50,000 मसाइल हैं। उनसे भी ज़रा जानते हैं कि ये क्या मामला है। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान में जो इस ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक बहरान जन्म ले रहा है। अभी हमने आज जो किसान इत्तेहाद हैं उनके जो प्रेसिडेंट हैं खालिद खोखर साहब, उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। हम शुरू से हम बात करते हैं कि एक ज़राई मुल्क है और बचपन से हम पढ़ते आए ज़राई मुल्क है, लेकिन इस वक्त ज़राअत जो है वो ज़बू हाली का शिकार है। उसकी वजूहात क्या है, इस पर भी बात करेंगे और कुछ दीगर इशूज़ पर भी। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। राना तनवीर हुसैन साहब, ये क्या वजह है, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ज़राअत ज़बू हाली का शिकार है, किसान रो रहा है, और मैं तकरीबन पिछले 6-8 महीने से इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग सुन रही हूँ जिसमें ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये किस बहरान से गुज़र रहे हैं। हुकूमत कान नहीं धर रही, इनसे मुलाकात नहीं कर रही, क्या वजह है? नादिया जी, मैं आपको बताऊं कि ये इम्प्रेशन, ये इंफॉर्मेशन कोई ठीक नहीं है कि हुकूमत इनसे मुलाकात नहीं कर रही। ये खालिद साहब मुझे मिलते रहते हैं, अक्सर व बेशतर मिलते हैं, इनसे हम जो मशवरे भी लेते हैं, इनसे इंफॉर्मेशन भी लेते हैं, और ये PM ऑफिस में भी जाते हैं, वहाँ में भी रेलेवेंट लोगों से मीटिंग्स करते हैं, पंजाब में भी करते होंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें ग्रोथ बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ इस साल आई है। तो उसकी बड़ी वजह ये यही नहीं है, ये मैं आपको ग्लोबली बता रहा हूँ कि ग्लोबली इंटरनेशनली डिक्लाइन आई है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, प्रोड्यूस जो है वो उसकी कम हुई है। उसकी वजह क्लाइमेट चेंज की है। जो क्लाइमेट चेंज का इम्पेक्ट आया सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पे आया, क्योंकि वो जो फसलों का पैटर्न था उस क्लाइमेट चेंज की वजह से उसको अफेक्ट हुआ। अब वो पैटर्न बदलना पड़ेगा हमें। जो हम इस साल कुछ हमने जो चावल की काश्त की है वो थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, उसको थोड़ा उसका टाइम चेंज किया है, तो उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। जो प्राइस की बात है इसमें कोई शक नहीं कि जो काश्तकार है, फार्मर है, वो स्ट्रेस में है प्राइसिंग की वजह से। लेकिन प्राइस सिर्फ वीट की बात होती है, दूसरी को तो नहीं। गन्ने को तो बहुत अच्छे मिली हैं, प्राइस बहुत अच्छी मिली है। ज़रा चेक करेंगे कभी उनको इतने पैसे मिले हैं गन्ने को। बाकी प्राइसेस भी जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी तो कम हो जाती हैं। मैं बस गंदम की जो वजह है उसकी मैं बिल्कुल से उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट दूसरी फसलों में भी आया, जब किसान को पैसे नहीं इतने ज़्यादा मिले। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूंगा कि जो 4,3900 थी इसकी प्राइस, वो भी सही नहीं थी। वो भी बहुत ज़्यादा ओवर प्राइसिंग उस वक्त अनाउंस कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। इसकी रियल जो प्राइस है वो 3,3200 बनती है, जो कि होनी भी चाहिए। मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ, और इससे किसान भी, ये सारे लीडर भी किसानों के एग्री करते हैं। खालिद खोखर साहब से आप यकीनन मुलाकातें करते होंगे, और फिर आप क्लाइमेट चेंज को एक बड़ी वजह करार दे रहे हैं। नो डाउट क्लाइमेट चेंज एक बड़ी वजह है और बड़ी वजह हो सकती है, बट एज़ फार एज द रेट्स आर कंसर्न, वो कहते हैं कि गंदम की फ़ी मन काश्त पे 3400 से 3500 का खर्चा आता है, जबकि हुकूमत की जानिब से फ़ी मन रेट मिला है 1900 से 2100। वो कहते हैं कि कपास जो कि हमारी एक मेन क्रॉप के तौर पे काउंट की जाती है, उसकी एक्सपोर्ट में वाज़े कमी हुई है, उसके रेट्स नहीं है, उसकी बुआई के लिए पैसे नहीं है। फिर वो आगे जाके कहते हैं कि आने वाले दिनों में किसान के पास इतना सरमाया नहीं होगा, ये श्रिंक होता चला जाएगा साइज़। चाहे क्लाइमेट चेंज ही एक वजह हो, लेकिन ये जिम्मेदारी तो सर हुकूमत की है। इसमें कोई शक नहीं। एक तो जो आपने बात की है उस पर हम एडवाइजरी जो हमारा रोल है, या उनको सपोर्ट देनी है, सारी उनकी अवेयरनेस लानी है। हमारे अपने जो फार्मर हैं उस पर एक्सटेंशन का जो डिपार्टमेंट है उसको सूबे लेवल पे, ये सारा एग्रीकल्चर डिवॉल्व सब्जेक्ट है, लेकिन वहाँ पे सूबे बहुत ज़्यादा, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। लेकिन खालिद खोखर साहब का ताल्लुक भी तो पंजाब से ही है ना? नहीं तो खोखर साहब को पता है इन चीज़ों का, मेरे साथ गलत बयान ही कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, वो वीट की जो प्राइस है 2100-2200 या 2000 तो बिल्कुल जायज़ नहीं है ना जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो 3400-3500 वाली उनकी स्टेटमेंट है कि ये कास्ट की, ये ठीक नहीं है ना। ये ठीक है ना, वो ठीक है। चले सर, दो चीज़ें। एक तो कुकिंग ऑयल, एक खबर ये आई कि आलमी मार्केट में प्राइस जो है वो 24% कम हुई। पाकिस्तान में 4.5% कीमत में इजाफा कर दिया, यानी पर लीटर 150 रुपये आम सारिफ को भुगतना पड़ रहा है। फिर चीनी का रोना अलग है, चीनी मिल नहीं रही, मिल रही है तो 200 रुपये से कम नहीं मिल रही। ज़कीर अंदोज़ी
देखिए, जहाँ तक एडिबल ऑयल का तलक है, हम इंपोर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन जो टैक्सेस हैं, जो मैंने सुना है, मैंने देखा है कि काफ़ी प्राइसेस बढ़ी हैं, वो टैक्सेस भी इस तरह के हैं कि उसकी वजह से भी प्राइसेस बढ़ती हैं। जो बजट में टैक्सेस लगे हैं घी पे, वो कोई कहता है 150 रुपया हम पे हमारा ज़्यादा टैक्स लग गया है। मैंने उनका अखबार में भी पढ़ा था कि हम इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो भी है। वो तो एक हमें मुश्किल है, IMF की वजह से मुश्किल है, मामलात इस तरह के हैं। उस तरह जो कमी हुई है 24%, उसका इम्पैक्ट कीमत पे क्यों नहीं आया? चले टैक्सेस की वजह से प्राइस बढ़ गए, इस चीज़ की कमी हुई है 24% आलमी मार्केट में एडिबल ऑयल की कमी हुई है। और प्राइस देखें, वो डिमांड सप्लाई पे होती है, वहाँ तो कंट्रोल नहीं ना। मलेशिया में है या इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा हमारे एक्सपोर्टर है, या सोयाबीन ऑयल है वो अमेरिका से आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें सप्लाई एंड डिमांड पे चलती हैं। वहाँ जो प्राइस कम हुई है, यहाँ पे इम्पैक्ट आना चाहिए था, लेकिन इम्पैक्ट वो कहते हैं हम पे टैक्सेस लग गए हैं, लेकिन वो देख रहे हैं। लेकिन ये रेगुलेटेड सेक्टर नहीं है। रेगुलेटेड जो सेक्टर है वो उसको सिर्फ हम रेगुलेट करते हैं। सर, चीनी तो है ना रेगुलेटरी सेक्टर, चीनी का क्या करें? उसी पे बात करने लगा हूँ कि उसकी ये थी कि गन्ना जो था वो प्राइस फिक्स करती थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। इस साल उन्होंने प्राइस को डीरेगुलेट कर दिया, जिससे उसकी प्राइस बढ़ गई, और उस प्राइस से उसकी कास्ट जो है चीनी की वो भी बढ़ गई। और साथ ही साथ ये हुआ कि गन्ना जब आया है तो उस पर क्लाइमेट चेंज की वजह से उसकी यील्ड वही जो कम हुई है। हमारी चीनी अभी 1 किलो कितने की मिल रही है आपकी नॉलेज? मैं बताता हूँ, उससे कंजम्पशन जो है हमारी 6.3, वो बिल्कुल हमारे पास 6.3 का स्टॉक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो मैनिपुलेशन होती है, जो ये सट्टा होता है या होल्डिंग होती है, उससे थोड़ा ख़राब हुआ। लेकिन अब चीज़ें ठीक हो रही हैं। 210 तक ये गई थी, तो अभी तो ये 173, 178, 180 तक मिल रही है। ये एवरेज जो प्राइस है पाकिस्तान में, कहीं मिल रही होगी, लेकिन आज भी मैंने पर्सनली जो रेट चेक कराया जिस जगह पर मैं बैठी हूँ 200 रुपए। दावे से कहता हूँ कि आप रिपोर्ट करते हैं कहीं ज़्यादा कीमत, जैसे किसी जगह से पकड़ लेते हैं, जैसे अल फतेह है या बड़े बड़े इस तरह के स्टोर हैं जो बड़ी पैकिंग करते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ओवरहेड उनके एक्सपेंडिचर भी होते हैं, तो वहाँ से पकड़ लेते हैं। लेकिन आम तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास रिकॉर्ड है 5 सोर्सेस से, जैसे यही है कि पंजाब में तो 173 पे चल रही है, और डीसी जो हैं वो वहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं। मैंने खुद भी चेक करता हूँ फ़ोन करके। अगर किसी गांव में कोई लेके जाता है थोड़ी सी चीनी, वहाँ वो पाव देता है, आधा किलो किसी को देता है, कोई उधार देता है, कोई देता है, वो कर लेते हैं थोड़ा बहुत ऊपर। लेकिन गाँव नहीं, माजरत के साथ सबसे ज़्यादा हाई प्राइस जो थे चीनी के वो कराची में थे। लेकिन मसला ये है कि आप बात, सॉरी सर, लेकिन जब बात करती हूँ तो आप पंजाब के एग्जाम्पल देते हैं, वफाक के वज़ीर। ये बात आपकी ठीक है कि कराची में जो मैं पूरे जो मेरे पास डाटा है, अभी तो मुझे पता होता तो मैं सामने रख लेता। अभी फाइल में अमीर सुल्तान फाइल है, वो फाइल दिखाता कि कराची में बिल्कुल कराची में है, 1-2 ज़िलों में वहाँ पे गड़बड़ है, बाकी सिंध में बिल्कुल ठीक है। चले इस तरह पंजाब में एक ननकाना और शेखपुरा था मेरा अपना ज़िला, उस पर परसों गड़बड़ थी, थोड़ी सी ज़्यादा थी, 180 पे चली गई थी, तो उसको कल बिल्कुल ठीक हो गई है। ठीक है, तो ये ज़िले बिल्कुल, लाहौर में थोड़ा सा ज़्यादा थी प्राइस, लाहौर में भी ज़्यादा थी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। राना तनवीर हुसैन साहब से बात कर रहे थे, और खालिद खोखर साहब ने जो बात की है उसको ही रहे हैं, और बेहतरी की कोशिश भी शायद करेंगे। लेकिन हालात इस वक्त यही हैं कि मुल्क में बिजनेसमैन भी परेशान है, किसान भी परेशान है, जो सैलरीड क्लास है वो भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।